हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डीएफएस देख रहे थे। हमने एक इलस्ट्रेशन देखा था डीएफएस का, और इलस्ट्रेशन ये बता रहा था कि टाइम डोमेन में जो सिग्नल आपका डिस्क्रीट और पीरियोडिक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो सिग्नल डिस्क्रीट और पीरियोडिक है। नेचर उसका वैसा ही है जैसा कि टाइम डोमेन में था, और नेचर सेम होने की वजह से हम इस सिस्टम को, इस ट्रांसफॉर्म को कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम में ले सकते हैं। लेकिन एक वो प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो सीरीज है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है, चाहे आप टाइम डोमेन में रहें चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहें। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे डिजिटल सिस्टम में। हाँ, डिस्क्रीट सिस्टम में बेसिकली बिल्कुल हम यूज कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल सिस्टम में अगर हमें यूज करना होगा तो हमें इसको भी बाउंड करना होगा, और इसको भी बाउंड करना होगा, इसको टाइम लिमिट करना होगा, और इसको फ्रीक्वेंसी लिमिट करना होगा, और तब जाकर हम जो है आ, सही ट्रांसफॉर्म ले पाएंगे। ठीक है। और जब हम इसको टाइम लिमिट करते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी लिमिट करते हैं, मींस एक पीरियड इसका लेते हैं और एक पीरियड इसका लेते हैं, तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्म बनता है? डीएफटी। ठीक है। मींस डीएफटी और डीएफएस दोनों लगभग लगभग एक जैसी चीजें हैं। डिफरेंस क्या है कि जो डीएफटी है वो डीएफएस का ही लिमिटेड वर्जन है। अगर हम उसका सिंगल पीरियड लें, टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही, तो वो क्या बन जाएगा? डीएफटी। ठीक। ना रिलेशनशिप ऑफ डीएफएस विद डीटीएफ। तो हम डीएफएस का रिलेशन डीटीएफटी से देखें या डीएफटी का रिलेशन डीटीएफटी से देखें, लगभग बात बराबर है, क्योंकि डीएफएस इज इक्वल टू डीएफटी है। Let xn be a finite duration sequence which is extracted from a periodic sequence x dash n of period n। ये जो xn है, ये हमने क्या माना कि ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है। और ये कहां से आई है सीक्वेंस? ये आया है आपके x डैश n से। और x डैश n क्या है? x डैश n इज अ पीरियोडिक सीक्वेंस विद पीरियड n। तो अगर x डैश n से हम xn एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली एक पीरियड ही होगा। और वो डिफाइन हम कैसे करेंगे? xn इज इक्वल टू x डैश n when n is in between 0 to n minus 1 and 0 otherwise। तो ये है हमारा xn। और जब इसका हम DTFT फाइंड आउट करेंगे तो DTFT क्या हो जाएगा? x e raised to j omega is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity xn e raised to minus j omega n। ठीक है, जो कि यहां आपके फॉर्मूला मेंशन है। ये आपका बनता है DTFT। अब xn हमारा कहां से कहां तक डिफाइन है? xn आपका डिफाइन है 0 से n माइनस 1, बाकी हर जगह 0 है। और जब हम ऐसे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो सिर्फ 0 से n माइनस 1 तक वैलिड है, बाकी हर जगह 0 है, तो ये पूरा समेशन, सारी वैल्यूज ये समेशन की 0 आएगी एक्सेप्ट फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो क्या हम इस समेशन को चेंज नहीं कर सकते? ये समेशन बिल्कुल चेंज हो सकता है। और ये चेंज होगा कहां पे? n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xn e रेज टू माइनस j ओमेगा n। और ये xn है क्या जब 0 टू n माइनस 1 में है? तो ये क्या है? x डैश n। ठीक है, ये क्या है? x डैश n e रेज टू माइनस j ओमेगा n। यही रिलेशन है आपके DTFT और DFS में। ठीक है, ये आपका DFS बताता है और ये DTFT बताता है। Comparing the DFS and DTFT, we have x dash k, which is DFS, is equal to x e raised to j omega, where omega is equal to 2 pi k by n। आप इसके पहले आइए, ये रिलेशन आप देखिए, x dash r is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 x dash n e raised to minus j 2 pi rn by n minus j 2 pi rn by n। और
अगर हम x डैश k लें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जे 2 पाई एन के एन बाई एन। ठीक है, और अगर हम इसको DTFT के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस जे ओमेगा एन, जे ओमेगा एन। तो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो क्या दिखता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाई एन। जैसे ही हमने ओमेगा को 2 पाई के बाई एन कर दिया, ये जो आपका DTFT है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, DFS में। ये जो DTFT है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, DFS में। एंड देन वी कैन राइट x dash k is equal to x e raised to j omega when omega is replaced by 2 pi k by n और omega is sampled at 2 pi k by n। ठीक है, that is x dash k is equal to x e raised to j omega sampled at n distinct frequencies between 0 to 2 pi with a uniform frequency spacing of 2 pi by n. Samples of x e raised to j omega or DTFT of a finite duration sequence xn can be computed using the DFS of an infinite duration periodic sequence xn, which is the periodic extension of xn। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपके DFS और DTFT में कि जैसे ही आप हमें उसको सैंपल करेंगे और लिमिट करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। हम फिर से अगर पहले दूसरी स्लाइड पर अपने चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DTFT भी इनफिनाइट लेंथ का पीरियोडिक सीक्वेंस होता है, DTFT भी इनफिनाइट लेंथ का पीरियोडिक सीक्वेंस होता है और DTFS भी इनफिनाइट लेंथ का पीरियोडिक सीक्वेंस होता है। फर्क क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है और ये डिस्क्रीट होता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है और ये डिस्क्रीट होता है। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इस कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस को, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देना है, मींस उसको सैंपल कर देना है। और वही हमने किया, ओमेगा को हमने सैंपल किया 2 पाई के बाई एन से। ठीक है, ओमेगा को हमने सैंपल किया 2 पाई के बाई एन से और हमारा जो DTFT है वो बन जाता है DTFS। ठीक है, ना नेक्स्ट इज डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि DFS में जब हम उसको लिमिट कर देंगे इनपुट और आउटपुट को, मीन्स एक एक पीरियड ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, DFT। Let xn be a finite duration sequence of length n such that xn is equal to 0 outside 0 to n minus 1। मीन्स 0 से n minus 1 में ही सिर्फ आपका xn डिफाइन है और उसके बाहर xn 0 है। एक ऐसा फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस xn हमने लिया है। तो DFT पेयर ऑफ xn क्या बनता है, xk is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 xn wn raised to n k, जैसा कि DFS में आया था। आप ध्यान देंगे DFS का जब हम देख रहे थे तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या आया था, x dash k is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 x dash n wn raised to n k। सेम यही चीज यहां दिख रही है, सेम वही चीज है जो यहां दिख रही है। बस डिफरेंस क्या है कि x डैश के और x डैश n ना होकर xk और xn हो गया है। जब तक वो x डैश k और x डैश n था तब तक वो एक पीरियोडिक सीक्वेंस था, और जैसे ही ये xk और xn हो गया है, ये उस पीरियोडिक सीक्वेंस का एक सिंगल पीरियड हो गया है दोनों ही। कंडीशन ध्यान देना, कंडीशन क्या है, k is equal to 0 to n minus 1। ये कंडीशन आपके DFS में नहीं थी, and 0 otherwise। and IDFT pair
सॉरी IDFT, ये क्या है DFT, ठीक ना, ये है DFT और ये क्या है IDFT। एक है DFT, दूसरा है IDFT। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया DFT और IDFT का, वो बिल्कुल DFS का ही फॉर्मूला है, एनालिसिस और सिंथेसिस वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था DFS में, सेम वही फॉर्मूला DFT IDFT पेयर में आता है। DFT आपका DFS एनालिसिस है और IDFT DFS सिंथेसिस है, ठीक है। एंड xn इज इक्वल टू 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 xk wn raised to minus nk, where n is in between 0 to n minus 1. xk is equal to x dash के, जैसा अभी मैंने बताया कि x dash के पीरियोडिक सीक्वेंस है, जबकि xk एक सिंगल पीरियड है। मींस xk is equal to x dash k for k in between 0 to n minus 1. As a result, DFT and DFS are equivalent within the interval of 0 to n minus 1, ठीक है। एक एग्जांपल है, कंप्यूट द एन पॉइंट DFT ऑफ द सिग्नल xn is equal to a raised to n for 0 less than equals n less than equals n minus 1। एक xn आपको गिवन है a raised to n और उसका आपको n पॉइंट DFT फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे से फॉर्मूले में पुट कर देंगे DFT of xn which is equal to xk is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 a raised to n e raised to minus j 2 pi nk by n, और xk is equal to, अब ये क्या है, एक GP है, तो जब हम GP का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 माइनस a raised to n divided by 1 minus a multiplied by e raised to minus j 2 pi nk by n। तो इस तरीके से आपका xk कैलकुलेट होता है। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल कह रहा है फाइंड द 4 पॉइंट DFT ऑफ xn इज इक्वल टू 1 minus 1 2 minus 2 डायरेक्टली। अब अगर हमें 1 minus 1 2 minus 2 की DFT फाइंड आउट करनी है, 4 पॉइंट DFT फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली, मींस अभी उसका मतलब यहां छोड़ दो, मैं आगे बताऊंगा, जब अगला टॉपिक कराऊंगा तब बताऊंगा इस डायरेक्टली का क्या मतलब है। फाइंड द 4 पॉइंट DFT ऑफ xn इज इक्वल टू 1 minus 1 2 minus 2। अब इसका 4 पॉइंट DFT हमें फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस क्या गिवन है, 1 minus 1 2 minus 2। Here the DFT xk to be found in 4 point and length of the sequence is 4, ठीक। अब 4 पॉइंट DFT कैलकुलेट करना है, 4 पॉइंट सीक्वेंस है तो उसको बड़ा छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर हमें 4 पॉइंट सीक्वेंस दिया रहता और कहता 8 पॉइंट DFT फाइंड आउट करो, 5 पॉइंट DFT फाइंड आउट करो, 6 पॉइंट DFT फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते, इसमें उतने जीरोस आगे की ओर बढ़ा लेते। लेकिन यहां चूंकि 4 पॉइंट DFT कैलकुलेट करना है और 4 पॉइंट ही सीक्वेंस गिवन है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, xk इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n minus 1 xn मल्टीप्लाइड बाई wn रेज टू nk। अब यहाँ e रेज टू माइनस j 2 pi nk रखें या wn रेज टू nk रखें, बात बराबर है। आगे हमें वही काम ही करना पड़ेगा। देखो e रेज टू माइनस j 2 pi nk by n,
ठीक ना। तो काम हमें वही करना है। n कितना है 4, तो ये हो जाएगा 0 2 3 xn e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n, कैपिटल N है 4, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 n k। अब k की वैल्यू हमने पहले क्या रखी 0, k की वैल्यू जैसे ही इसमें 0 रखोगे ये क्या बन जाएगा x ऑफ 0, और यहां पे क्या बन जाएगा ये पूरा टर्म 0। अब चाहे n कुछ भी हो, n की हर एक वैल्यू के लिए ये k क्या होगा 0, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। ठीक है। और जब e रेज टू 0 हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया 1, उसका मतलब क्या हो गया 1। और 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है xn के साथ। इट मींस x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x ऑफ 1 हमें कैलकुलेट करना है। x ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे मींस k की वैल्यू अब हमने 1 पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तब डिपेंड करेगा n की क्या वैल्यू है। अब जब n पहली वैल्यू 0 देगा तो x ऑफ 0 e पावर 0, x ऑफ 0 e पावर 0, x ऑफ 0 कितना है 1, 1 इंटू e पावर 0 1 1 प्लस x ऑफ 1 e की पावर n भी 1 हो गया माइनस j पाई बाई 2, x ऑफ 1 e रेज टू माइनस j पाई बाई 2, ऐसे ही x ऑफ 2 e रेज टू माइनस j पाई, और x ऑफ 3 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस j 3 पाई बाई 2। ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके तो x ऑफ 1 हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है विच इज -1 माइनस j। x ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, अब हम k की जगह 2 पुट कर देते हैं और फिर उसमें वैल्यूज n की पुट करते हैं, एक बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो x ऑफ 2 कितना आता है 6। x ऑफ 3 जब k की वैल्यू 3 पुट करोगे और फिर उसको सॉल्व करते हो तो वो कितना आता है -1 प्लस j। ध्यान देना यहां क्या है -1 प्लस j, और यहां क्या था -1 माइनस j। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स हैं, और ऐसा हमेशा ही आपको मिलेगा डीएफटी में। ठीक है, ऐसा आपको हमेशा ही मिलेगा डीएफटी में। जब आप 4 पॉइंट डीएफटी लेंगे तो पहला और मींस x ऑफ 1 और x ऑफ 3 हमेशा सेम होगा, मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, हमेशा ही ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स होंगे। एक और एग्जांपल है, उसी में xk गिवन है 4204, 4204 आपको 4 पॉइंट आईडीएफटी लेकर xn बताना है, आपको 4 पॉइंट आईडीएफटी लेकर xn बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको आईडीएफटी फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने डीएफटी फाइंड आउट किया, यहां आईडीएफटी फाइंड आउट करना है। और आईडीएफटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, xn is equal to 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 xk wn raised to minus nk। डिफरेंस ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ध्यान देना, लर्न करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो आपका डीएफटी का फॉर्मूला है उसमें ये xk से स्टार्ट होता है और यहाँ पर xn होता है। दूसरे डीएफटी में 1 by n का टर्म नहीं आता है, डीएफटी में यहाँ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो wn रेज टू माइनस n के है इसकी जगह wn रेज टू प्लस n के होता है। ठीक,
यह है इनवर्स डीएफटी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोटेशन, सिंबल नोटेशन, कि आप जब फ्रीक्वेंसी डोमेन लिख रहे हो कोई वैल्यू, तो उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करो, और जब टाइम डोमेन लिख रहे हो तो उसको हमेशा ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो, उससे कंफ्यूजन नहीं बनेगा। जैसे यहां देखो, ये जो कैपिटल एक्स है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्मॉल एक्स है ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे इन दोनों में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। सो n है आपका अभी भी 4 है, तो ये हो जाएगा 3, 1/n समेशन k इज इक्वल टू 0 to 3 xk e रेज टू j, n 4 है तो π/2 हो जाएगा, π/2 nk। ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू x ऑफ 0, n हमने 0 पुट किया, जब n 0 करोगे तो k की किसी भी वैल्यू के लिए 0 ही रहेगा, मींस e रेज टू 0 1 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 प्लस x ऑफ 3, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी हमने डीएफटी वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया था। तो यहां से x नॉट की वैल्यू आती है 2.5, x1 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो n हम पुट करेंगे 1, k इज इक्वल टू 0 के लिए ये e रेज टू 0 होगा, लेकिन बाकी सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, और x1 आपका आता है 1 माइनस j 0.5। ऐसे ही x2 आपका आता है माइनस ऑफ 0.5, x2 आता है माइनस ऑफ 0.5, और जो x3 है, x3 आप देखेंगे x3 आ रहा है 1 प्लस j 0.5, 1 प्लस j 0.5। तो यहां भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है 0 के बाद पहला एलिमेंट x1, x1 क्या है 1 माइनस j 0.5, और x3 क्या है 1 प्लस j 0.5। तो चाहे आप डीएफटी ले चाहे आप आईडीएफटी लें, आपको जो सिमेट्री है वो दिखेगी, कॉन्जुगेट सिमेट्री। यहां x3 आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x1। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज DFT as a linear transform, DFT as a linear transform। लीनियर ट्रांसफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ट्रांसफॉर्म को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकें तो वो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्म। अभी तक हम क्या लिखते हैं, डीएफटी xk इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 xn e रेज टू माइनस j 2 pi nk by n। अभी तक हमने यही लिखा। फिर हमने क्या किया, wn को हमने डिफाइन किया e रेज टू माइनस j 2 pi by n से। wn को हमने क्या डिफाइन किया, e रेज टू माइनस j 2 pi by n से। wn क्या कहलाता है, इसका नाम हमने दिया ट्विडल फैक्टर, ट्विडल फैक्टर wn which is equal to e raised to minus j 2 pi by n। और जब हमने wn को e raised to minus j 2 pi by n से रिप्लेस किया, मींस e raised to minus j 2 pi by n को wn से रिप्लेस किया, तब आपका रिलेशन क्या बन गया, xn is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 xn wn raised to nk, और xn is equal to 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 xk wn raised to minus nk। ठीक ना। ये डीएफटी आईडीएफटी पेयर हमारे बन गए जैसे ही हमने wn is equal to e raised to minus j 2 pi by n रखा। अब इसको भी जब हम और सॉल्व करते हैं और मिनिमाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो xk है, इस xk को हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, ये xn है, इस xn को हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, और ये जो wn raised to nk है,
इसको हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, तो x is equal to w multiplied by x, where x is xk, w is wn raised to nk, and small x is xn। ये तीनों मैट्रिक्स हैं जिसमें ये कैपिटल X और ये स्मॉल x कॉलम मैट्रिक्स होंगे, जबकि ये जो आपका W है, ये W कैसा होगा? ये W होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ही n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा ये हमेशा ही। ठीक है, ऐसे ही जब हम इनवर्स DFT का लेते हैं, IDFT का फॉर्मूला लीनियराइज करते हैं, तब ये क्या दिखता है? x इज इक्वल टू 1 बाई n w डैश x, ट्रांसपोज ऑफ w इंटू x। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली ये w डैश w इनवर्स होना चाहिए w इनवर्स x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू mx, ये लाइन का इक्वेशन होता है ना। यहां अगर इसको हम आउटपुट माने, ये y हो और ये इनपुट हो x, तो ये w क्या रोल प्ले कर रहा है? m का। ये w किसका रोल प्ले कर रहा है? m का, ग्रेडियंट का। और तब इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दिस इक्वेशन इज like linear equation, and therefore this transformation is becomes linear transform। wn जैसा मैंने बताया ट्विडल फैक्टर, wn क्या है? ट्विडल फैक्टर which is equal to e raised to minus j 2 pi by n, and it is 1 by nth root, 1 by nth root of unity। wn क्या है? 1 by nth root of unity। इसको हम ट्विडल फैक्टर भी बोलते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं देखो, wn रेज टू k प्लस n अगर लिखें, ध्यान देना, wn रेज टू k प्लस n इज इक्वल टू wn रेज टू k, ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। सो ये क्या है? पीरियोडिसिटी शो करता है कि wn रेज टू k प्लस n होगा, तो उसको हम wn रेज टू k लिख सकते हैं। wn रेज टू k प्लस n बाई 2, wn रेज टू k प्लस n बाई 2। अभी जब तक n था वो wn रेज टू k हो गया, और जैसे ही n बाई 2 हो गया, माइनस ऑफ wn रेज टू k हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? wn स्क्वायर अगर कहीं आता है, wn पावर 2 कहीं आता है, तो क्या बन जाएगा? w ऑफ n बाई 2, w ऑफ n बाई 2। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं आपके ट्विडल फैक्टर की। एक एग्जांपल देखो, कह रहा है डिटरमिन द 4 पॉइंट DFT ऑफ द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1101। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। जब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? wn जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनेगी? 4 पॉइंट के लिए 1 1 1 1 1 माइनस j माइनस 1 j 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 j माइनस 1 माइनस j, और ये xn क्या हो गया? 1 1 0 1। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x ऑफ x4 क्या आता है? ये आता है 4 1 माइनस 1 1। ठीक ना, क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपना 4 पॉइंट DFT बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, या कितने भी पॉइंट की DFT बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।